रेलवे स्टेशन पर तंदूरी चिकन बेचने वाली बहू। रीना अपने पति, सास और ससुर के साथ रहती थी। वो लोग बस साधारण परिवार से थे। अंकित अपना घर चलाने के लिए एक छोटी सी दुकान में नौकरी करता था। रीना, मैं दुकान जा रहा हूँ। अरे अरे अभी रुक जाइए। क्यों? वो मैंने आज सेवई बनाई है, तो आप दुकान जाने से पहले मुझे मीठा चख कर बता दीजिए ना। ओहो रीना, एक तो मैं राशन पहले ही कम ला पाता हूँ और तुम उसे ऐसे बर्बाद मत किया करो प्लीज। देखिए अंकित जी, मैंने ये सेवई पिछले महीने के बचे हुए राशन से बनाई है। पिछले महीने जब मैं माँ के घर गई थी तो उन्होंने थोड़ा राशन दे दिया था, जिसकी वजह से घर का राशन बच गया। इसलिए राशन खराब ना हो तो मैंने सेवई बना दी। ओहो, अरे यार अब चुप भी हो जाओ बाबा, मैं समझ गया। अच्छा ठीक है, मीठा चखाओ। अभी लाती हूँ। रीना ने अंकित को अपने हाथों से बनी सेवई खिलाई। अरे वाह, तुम्हारे जैसी सेवई तो शायद ही इस दुनिया में कोई बनाता होगा। आपको पसंद आई? बहुत ज्यादा। अच्छा, अब मुझे जल्दी से बताओ कि आज रात को मैं खाने के लिए क्या लेकर आऊं। आज आप खाने की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। आज मेरे बाबा ना बहुत सारा चिकन दे गए थे, तो मैं उससे आज ही चिकन तंदूरी बनाने वाली हूँ। तुम अपने बाबा को ऐसे परेशान मत किया करो। अरे मैंने थोड़ा ही बोला था कि वो मुझे चिकन ला कर दे। अब बाबा ले ही आए हैं तो मैं तंदूरी बना लूंगी। ठीक है। ओह नो, रीना मुझे बहुत देर हो गई है, मेरा मालिक तो मुझे काट खाएगा। अरे आराम से जाइए। अंकित काम पर निकल गया। ये तो चले गए, अब मुझे भी तंदूरी बनाने की तैयारी करनी चाहिए। रीना भी किचन में जाकर चिकन तंदूरी बनाने की तैयारी करने लगी। उसके चिकन की खुशबू सारे मोहल्ले में फैल गई थी। दूर दूर तक उस स्वादिष्ट डिश की खुशबू उड़ रही थी। अरे बहू, बड़ी ही जानी पहचानी लजीज सी खुशबू आ रही है। बोल, आज हमारे किचन में क्या पक रहा है? माँ जी चिकन तंदूरी। आहा, आज बना रही है तू एकदम बढ़िया चीज। अरे सासू माँ, मैं तो आज आपको चाय देना बिल्कुल भूल ही गई। कोई बात नहीं, तू अपना काम कर ले। मुझे अभी भूख नहीं है, मैं एक ही बार तंदूरी मुर्गा खाऊंगी। दोनों सास बहू हंसने लगी। रीना को बचपन से ही तरह तरह के डिशेस बनाने का शौक था। वो बचपन से ही तंदूरी चिकन बनाती चली आ रही थी, जिसकी वजह से अब वो उसे बनाने में एकदम माहिर हो चुकी थी। रीना ने बहुत जल्दी तंदूरी चिकन बनाकर तैयार कर दिया। दोपहर को जब अंकित काम से लौटा, अरे वाह, पूरा घर किसी लजीज पकवान की खुशबू से महक रहा है। हम्म और ये लजीज पकवान आपका ही इंतजार कर रहा है। आइए सभी मिलकर खाएंगे। अंकित भी हाथ मुंह धो आया और फिर वो पूरे परिवार के साथ बैठकर एक साथ उस लजीज तंदूरी चिकन को खाता है। आह बहू, बस अब और नहीं खा सकता। मैंने तो अपना पेट एकदम गले तक भर लिया है। अब तो सांस लेने की भी गुंजाइश नहीं है। सच में रीना, मजा आ गया। अगर तुम्हें किसी कुकिंग कंपटीशन में भेज दिया जाए ना, तो मुझे यकीन है कि ट्रॉफी तो तुम ही लेकर आओगी। बस भी कीजिए। बात तो सोले आने सच है, लेकिन बहू ये इतना सारा तंदूरी मुर्गा बच गया है। अगर इसे कल तक घर में ही रखा तो ये खराब हो जाएगा। सही कहा माँ, तो फिर इसका क्या किया जाए? अरे करना क्या है, अगर काफी ज्यादा बच रहा है तो लाओ मुझे दे दो। मैं इसे रेलवे स्टेशन पर बेच आता हूँ। क्या ऐसा संभव है ससुर जी? बिल्कुल। बाबा आप रहने दीजिए, वैसे भी आपके पाँव में चोट है, मैं इसे बेचाऊंगा। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। रीना और उसका पति एक साथ रेलवे स्टेशन पर तंदूरी चिकन बेचने के लिए निकल गए। रेलवे स्टेशन पर ऐसी लजीज चीज पहली बार बिकने आई थी, इसलिए सभी लोगों ने उनसे तंदूरी चिकन खरीद लिया। सभी को उनका चिकन बहुत पसंद आया। अंकित जी, मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी इस घंटों की मेहनत की बाहर इतनी ज्यादा वैल्यू है। भगवान का शुक्र है, जितने पैसे आप पूरे दिन काम करके कमा कर लाते हो, उतने तो हमने कुछ मिनटों में ही कमा लिए। अपने व्यापार का यही तो फायदा है रीना। मेरा मालिक महीने में कई लाख रुपए कमाता है और वो मुझे कुछ हजार देकर मेरी छुट्टी कर देता है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। आपको ऐसे मजबूर रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। कैसा रहेगा अगर हम लोग भी यही व्यापार शुरू कर दे तो? मतलब? मैं समझाती हूँ। रीना ने अंकित को अपना पूरा प्लान समझा दिया। उसे भी उसका आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आया और अगले ही दिन अंकित ने अपना पूरा काम धाम छोड़कर रीना के साथ रेलवे स्टेशन पर तंदूरी चिकन बेचने का काम शुरू कर दिया। भगवान का शुक्र है, सुबह से हमारी दुकान पर कोई ना कोई ग्राहक आए ही जा रहा है। सही कहा।
उस दिन भी उनकी बिक्री अच्छी खासी हो गई और उनकी अपनी चिकन तंदूरी की स्टॉल से अच्छी खासी कमाई भी होने लगी थी। भैया, ये तंदूरी कैसे दिया है? सिर्फ 500 रुपए किलो। बहुत महंगा है। ये महंगा है? और अगर महंगा ही लग रहा है तो आप किसी और दुकान पर चली जाओ, हमारे यहाँ इससे कम कीमत में कुछ भी नहीं मिलेगा। अंकित ने उस लड़की को भगा दिया। दुकान अच्छी चलने की वजह से अंकित घमंडी और खड़ूस हो गया था, जिसकी वजह से अब उसकी दुकान पर ग्राहक आने कम हो गए और धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। सुनिए जी, आज तो लग रहा है कि सारा तंदूरी चिकन कुत्तों को डालना पड़ेगा। सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया है। पता नहीं अचानक ही हमारी अच्छी खासी दुकान को क्या हो गया है। दोनों पति पत्नी इसी तरह मक्खियां मारते हुए बातें कर रहे थे। देखते ही देखते दिन बीतते जा रहे थे और उन लोगों के ग्राहक बस कम ही कम होते जा रहे थे। अंकित ने अपना काम भी छोड़ दिया था, इसलिए अब वो बिल्कुल बेरोजगार था। अंकित जी, आज तो बेचने के लिए मुर्गा खरीदने को भी पैसे नहीं है। अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। पूरे घर में टेंशन का माहौल था। अंकित तो सर तक चादर ढककर लेट गया, लेकिन उसके सास ससुर का चेहरा रीना को घर से बाहर निकालकर काम ढूंढने पर मजबूर कर रहा था। बहू, कहाँ जा रही है? कहीं नहीं माँ, किसी काम की तलाश में निकल रही हूँ। रीना ऐसा कहकर घर से निकल आई, लेकिन उसे कहाँ जाना था इस बात की उसे भी खबर नहीं थी। रीना बस रेलवे स्टेशन पर चलती जा रही थी कि तभी उसे नीचे पड़ा हुआ एक कुकिंग कंपटीशन का पेपर दिखाई देता है। ये क्या कुकिंग कंपटीशन? जो कोई भी चिकन से सबसे लजीज डिश बनाएगा उसे मिलेगा 1 करोड़ का इनाम। हे भगवान, लगता है ये कागज मेरे लिए कहीं से उड़ता हुआ आया है। मुझे अपने हालातों को बदलने के लिए इस कंपटीशन में जाना ही होगा। रीना बिना सोचे समझे उस कंपटीशन में जाने की तैयारी करने लगती है। वहाँ पर डिश बनाने के लिए सामान बिल्कुल फ्री था, लेकिन वहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए पैसे देने पड़ रहे थे। रीना ने बिना कुछ सोचे समझे अपने गले के सोने की चैन को बेच दिया और उस कंपटीशन में हिस्सा ले लिया। हे भगवान, मैंने अब अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। बस आप मेरी मदद करना। रीना भगवान का नाम लेकर कंपटीशन में चली गई। वहां पर 1 घंटे के अंदर सभी को खाना बनाना था। रीना ने भी अपनी पूरी जान से चिकन तंदूरी बनाया। खुशबू तो अच्छी आ रही है, बस ये खाने में भी अच्छा हो। वहां पर एक बहुत ही बड़ी शेफ उनकी डिशेस को टेस्ट करने आई थी। उसने सभी की डिशेस को चखा, लेकिन रीना की बनाई डिश को चखते ही वो खुश हो गई। अरे वाह, ये तो लाजवाब है। तुमने इतनी जल्दी तंदूरी कैसे बनाया? रीना ने उसे अपने कुकिंग के शौक और घर के हालातों के बारे में बताया। वो औरत रीना से काफी इम्प्रेस हो गई और उसने रीना को विनर घोषित कर दिया। ये खबर अचानक ही सभी तरफ फैल गई, जिसकी वजह से रीना के सास ससुर और पति भी वहां पहुंच आए। मुझे यकीन था मेरी बहू सब कुछ सही कर देगी। प्रिया ने खुशी से अपनी बहू के सर पर हाथ फेरा। जीते हुए पैसों से रीना ने सबसे पहले अपने नाम पर रेलवे स्टेशन पर एक चिकन तंदूरी और फास्ट फूड रेस्टोरेंट खोला। प्रतियोगिता जीतने की वजह से उसका रेस्टोरेंट बहुत मशहूर हो चुका था और इसी तरह से देखते ही देखते उनके दिन बदल गए और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। साक्षी, तू अभी तक तैयार नहीं हुई है। तुझे पता है ना, तुझे देखने लोग आ रहे हैं तेरे रिश्ते के लिए, और तू यहाँ बैठकर आराम से पढ़ाई कर रही है। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। आप जानती है ना कि मुझे एसडीएम बनना है और मैं उसके लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ दिन रात। आप प्लीज उन लोगों को मना कर दीजिए यहाँ आने से। साक्षी बेटा, तू क्यों नहीं समझ रही है? तेरे बाबा के जाने के बाद मैंने तुझे कितनी मेहनत से पाला है, ये मैं ही जानती हूँ। मैंने दिन रात किया तुझे पढ़ाने के लिए, ताकि तू पढ़ सके और एक दिन मैं तेरी एक अच्छे घर में शादी कर सकूं। तूने कहा तुझे स्कूल के बाद कॉलेज करना है, तो मैंने तुझे कॉलेज भी करवाया, लेकिन अब तू कह रही है कि तुझे एसडीएम की पढ़ाई करनी है और एसडीएम बनना है। बेटा, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुझे एसडीएम की पढ़ाई करवा सकूं। मैंने थोड़ा बहुत जो जोड़ा है वो तेरी शादी के लिए जोड़ा है। अब मेरी उम्र हो गई है, न जाने भगवान मुझे कब अपने पास बुला ले। मेरी यही आखिरी इच्छा है कि मैं तेरी डोली उठती देख सकूं। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको कुछ नहीं होगा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। साक्षी की बात सुनकर उसकी माँ आंचल बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद साक्षी जाकर रेडी होती है और थोड़ी ही देर में साक्षी को देखने के लिए लोग आते हैं। साक्षी रंग रूप में देखने में बहुत सुंदर होती है, इसलिए वो उन लोगों को पहली नजर में ही भा जाती है और साक्षी का रिश्ता तय हो जाता है। और कुछ ही महीनों के अंदर वो दिन आ जाता है जिस दिन साक्षी की शादी होती है। साक्षी बेटा, ये तू अपने सामान में अपनी ये किताबें क्यों रख रही है? माँ, मुझे मेरी इन किताबों से बहुत प्यार है, इसलिए मुझे इन्हें साथ ले जाने दो। मैं एसडीएम ना बन सकी, लेकिन इन किताबों को देखकर मुझे खुशी तो होगी।
ठीक है, तुम इन किताबों को अपने साथ ले जाओ। जिसके बाद साक्षी जल्दी से पैकिंग करती है और कुछ ही देर में साक्षी को नीचे बुला लिया जाता है। जिसके बाद साक्षी की शादी हो जाती है। शादी के बाद साक्षी अपने ससुराल चली जाती है। अब साक्षी धीरे धीरे अपने एसडीएम के सपने को भूलने लग गई थी और घर गृहस्थी को संभालने लगी थी, लेकिन कहीं ना कहीं साक्षी के दिल में अभी भी एसडीएम बनने की इच्छा होती है। ऐसे ही साक्षी की शादी को 2 महीने बीत जाते हैं और एक दिन, अरे यार, मेरी शर्ट कहाँ है? मैंने अभी यहीं तो रखी थी। लगता है साक्षी ने उसे अलमारी में वापस रख दिया। साक्षी का पति अनुज अलमारी खोलकर अपनी शर्ट ढूंढता है। शर्ट को ढूंढते हुए अनुज को कपड़ों के नीचे रखी हुई कुछ किताबें दिखती हैं, जिन्हें वो निकाल कर देखता है। अरे ये किताबें किसकी हैं? मेरी तो नहीं है। लगता है साक्षी की होंगी, लेकिन ये हैं कौन सी किताबें? अनुज जब उन किताबों को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये किताबें एसडीएम बनने की हैं, जिससे वो समझ जाता है कि साक्षी का सपना एसडीएम बनने का था। वो इस बारे में जाकर अपने माँ बाप से बात करता है। माँ बाबा देखो, मुझे अलमारी से साक्षी की कुछ किताबें मिली हैं। ये किताबें एसडीएम की पढ़ाई के लिए हैं। यानी साक्षी शादी से पहले एसडीएम बनना चाहती थी, लेकिन शादी की वजह से वो एसडीएम नहीं बन पाई। क्या बहू एसडीएम बनना चाहती थी? लेकिन उसने तो हमें कभी भी इस बारे में बताया नहीं। अरे वो बेचारी बताएगी भी कैसे? उसे यही लगता होगा कि अगर इस बारे में वो हम लोगों से कहेगी तो हम लोग उसे मना कर देंगे, लेकिन वो गलत सोच रही है। अगर हमारी बहू एसडीएम बनना चाहती है तो हम उसे पढ़ाएंगे और एसडीएम बनाएंगे। जिसके बाद अनुज साक्षी को बुलाता है। क्या हुआ? आपने बुलाया, कुछ काम था क्या? सपना, तुमने हमसे क्यों छुपाया कि तुम्हें एसडीएम बनना था? तुम्हें क्या लगता है हम बाकी लोगों की तरह हैं? अगर तुम हमसे अपने सपने के बारे में बोलोगी तो हम तुम्हें क्या मना कर देंगे? अगर तुम्हें एसडीएम बनना है और उसकी पढ़ाई करनी है तो हम तुम्हें जरूर पढ़ाएंगे। हाँ बहू, आज से तुम्हें घर के काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और माला घर के सारे काम संभाल लेंगे। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। अपने पति और ससुराल वालों की बात सुनकर साक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद वो दिन रात एक करके मन लगाकर पढ़ाई करती है। साक्षी के सास ससुर और उसका पति उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। अनुज एक सफाई कर्मचारी होता है, जिस वजह से उसके पास ज्यादा पैसे तो नहीं होते, लेकिन वो उधार करके अपनी पत्नी को पढ़ाता है और उसकी मेहनत जो है वो रंग लाती है। साक्षी एग्जाम क्लियर कर लेती है, जिसके बाद अब वो एसडीएम बन जाती है। कंग्रेचुलेशंस मिसेस साक्षी। थैंक यू सो मच सर। रणविजय साक्षी का सीनियर होता है। साक्षी और रणविजय आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी साक्षी का पति ऑफिस में आता है। साक्षी, ये कौन है? ये तो सफाई कर्मचारी है ना, जो रोड पर झाड़ू लगाता है। ये तुम्हारे ऑफिस में क्या कर रहा है? बिना पूछे ये अंदर कैसे आ गया? सॉरी सर, मैं नहीं जानती कि ये कौन है और ये बिना पूछे अंदर कैसे आ गया। तुम्हें तमीज नहीं है? किसी के ऑफिस के अंदर आने से पहले तुम्हें नॉक करना चाहिए और तुम ऐसे अंदर आ गए। जाओ यहाँ से। साक्षी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनुज दंग रह जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बिना कुछ कहे बाहर आ जाता है। साक्षी एसडीएम बनने की वजह से अपने पति अनुज और उसके ससुराल वालों को अब कुछ भी नहीं समझती है। वो भूल चुकी थी कि अनुज और उसके ससुराल वालों की वजह से ही आज वो एसडीएम बन पाई है। काम खत्म होने के बाद साक्षी अपने घर जाती है। साक्षी, आज मैं जब तुम्हारे ऑफिस में आया था, तुमने मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं हो। मैं तुम्हारा पति हूँ और कोई अपने पति के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है? अनुज, तुम एक सफाई कर्मचारी हो और मैं एसडीएम। लोग क्या कहेंगे कि एसडीएम का पति एक सफाई कर्मचारी है? मुझे मेरी रेपुटेशन बहुत ज्यादा प्यारी है, इसलिए मैंने उस टाइम तुमसे ये कहा और इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। मैं डिवोर्स के पेपर साथ लेकर आई हूँ, तुम इस पर साइन कर दो और ये रिश्ता ही खत्म करो। साक्षी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझे ऐसे कैसे डिवोर्स दे सकती हो? बहू, ये तू क्या कह रही है? तू भूल गई अनुज ही था जिसने हम सबको बताया था कि तेरा एसडीएम बनने का सपना है। हम सब में सबसे ज्यादा मेहनत अनुज ने ही की है। वो दिन रात मेहनत करता रहा, लोगों से उधारी करी सिर्फ तेरी पढ़ाई के लिए कि तेरा सपना पूरा हो सके, और आज तू उसे छोड़ रही है। ये सब मुझे नहीं पता, मुझे डिवोर्स चाहिए। मैं अब अपने बंगले पर जा रही हूँ। सुबह तक पेपर साइन होकर मेरे बंगले पर आ जाना चाहिए, वरना मैं अपने तरीके से भी डिवोर्स ले सकती हूँ। इतना बोलकर साक्षी वहां से चली जाती है और अनुज रोते रह जाता है। अनुज रोज आकर साक्षी के ऑफिस के बाहर अपने रिश्ते को बचाने के लिए साक्षी से विनती करता था, लेकिन साक्षी उसे इग्नोर कर देती थी और अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाती थी। धीरे धीरे साक्षी और अनुज के रिश्ते की खबर मीडिया में फैलने लग गई। जैसे ही लोगों को ये सारी खबर पता चली तो हर किसी को अनुज के साथ हुए गलत व्यवहार और सारी चीजों के लिए बुरा लगता है, और देखते ही देखते सभी लोग मिलकर साक्षी को उसके पद से हटाने के लिए निवेदन करते हैं। गवर्नमेंट पर इतना लोड पड़ता है, ये देखकर सीनियर ऑफिसर्स को साक्षी को उसके पद से हटाना ही पड़ता है।
अनुज बेटा, जो होना था वो हो गया, अब तू रो मत। उसे उसके किए की सजा मिल गई, उसको हटा दिया गया है उसके पद से। तेरे साथ ही इंसाफ हुआ है, तुझे अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। हाँ बेटा, तेरे माँ बाप तेरी और ऐसी हालत नहीं देख सकते हैं। अनुज अपने माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, जिस वजह से अब वो आगे बढ़ने की सोच लेता है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ साक्षी को उसके किए की सजा मिल चुकी थी, उसे हमेशा हमेशा के लिए उसके पद से हटा दिया गया था। साक्षी को उसकी जिंदगी में अब एक अच्छा सबक मिल चुका था।